इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है फ्रेंड्स GS1 की, तो वो वाली क्लास आप लोग देख लें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बृहत स्नानागार यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण लगभग 55 मीटर तथा चौड़ाई पूर्व से पश्चिम लगभग 33 मीटर है। इसके केंद्रीय भाग में एक जलाशय बना है जो लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा व 2.50 मीटर गहरा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो और आगे देखते हैं क्लास। ये हमने कंप्लीट करा दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, मैके का अनुमान है कि इसमें पुजारी रहते होंगे जो इसका उपयोग कर्मकांडी दृष्टि से करते थे फ्रेंड्स। अब देखते हैं अन्नागार। यह एक चबूतरे पर निर्मित है जो कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ये पूर्व से पश्चिम में 45.71 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण में 15.23 मीटर चौड़ा है। इसमें ईंटों से बने हुए विभिन्न आकार प्रकार के 27 प्रकोष्ठ मिले हैं। अन्नागार में हवा आने जाने की उत्तम व्यवस्था की गई थी तथा अन्न भरने की सुविधा आदि निस्संदेह उच्च कोटि की थी। विद्वानों का विचार है कि यह राजकीय भंडारागार था। इसमें जनता से कर के रूप में वसूला गया अनाज रखा जाता था। ठीक है, तो अन्नागार तो मतलब अन्न रखने वाला, ठीक है, अनाज रखने वाला, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अब देखेंगे मौर्यकालीन वास्तुकला फ्रेंड्स। ठीक है, स्तंभ मौर्यकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। अभिलेखों में इन्हें धर्म स्तंभ कहा गया है जो स्तंभों के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। उद्देश्य देखेंगे, देखिए उद्देश्य देखिए, एक तरफ है राजकीय चिन्ह, एक तरफ है विजय सूचक, एक तरफ है नैतिक मूल्य। ये एक लंबी शिला को तराश कर बनाए गए हैं, अर्थात एकास्मक हैं ये। ठीक है, एकास्मक। प्रत्येक स्तंभ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है जिसकी सामान्य ऊंचाई 12 से 14 मीटर तथा वजन लगभग 50 टन है। स्तंभों पर पॉलिश की गई जो शीशे के समान चमकदार है। अशोक के स्तंभ चुनार में तैयार किए जाते थे। यहीं पर स्तंभों का निर्माण का कारखाना था। स्तंभ इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। और आगे देख लेते हैं। स्तंभों के दो प्रकार मिलते हैं, लेख युक्त स्तंभ और लेख विहीन स्तंभ। लेख युक्त स्तंभों की संख्या 10 है। कितनी थी? 10 थी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, यदि स्तंभों की रचना पर दृष्टि डाली जाए तो यह स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित है। और अब इन चारों भागों को हम लोग समझेंगे। पहला, स्तंभ यष्टि, शीर्ष घंटाकृति, अवांगमुखी कमल। ठीक है, चौकी एक गोलाकार आकृति फलक बोलेंगे। ठीक है, शीर्ष पर पशु आकृति, इस तरीके से विभक्त है। ठीक है, और आगे देखेंगे। इनमें मुख्य रूप से सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़, बिहार आदि प्रसिद्ध है। ठीक है, ये देखिए मौर्य वास्तुकला, इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग में इंक्लूड करें। देखिए मौर्य वास्तुकला से पूछा तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना और वास्तुकला, और ऊपर लिखेंगे नगर, फिर गुहा, स्तूप, स्तंभ, महल। इस तरीके से आप लिखोगे तो बाकियों से बेटर कर पाओगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना होगा और इस तरीके से नोट्स बनाने होंगे। अब आपको अगर क्लास हेल्पफुल लग रही है तो फ्रेंड्स आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध वास्तुकला से तात्पर्य स्थापत्य के उन अवयवों से हैं जिनका निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया गया, जिसमें मुख्य रूप से स्तूप, चैत्य व विहार शामिल है। इनका निर्माण मौर्य काल से लेकर पूर्व मध्य काल तक विभिन्न शासकों के अधीन हुआ। बौद्ध वास्तुकला। ठीक है, अब इसको आप कैसे विभाजित करेंगे? बाई चांस बौद्ध वास्तुकला से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो आप क्या करोगे? इस तरीके से आपको करना होगा। बौद्ध वास्तुकला, इसको 3 भागों में डिवाइड करोगे, स्तूप, चैत्य और फिर लास्ट का विहार, इस तरीके से। अब इसका आप फैक्ट्स डालोगे। देखिए स्तूप शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थुआ, ढेर या थुआ।
वस्तुतः स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना जो चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति के रूप में होता है। मूलतः इसका प्रचलन वैदिक काल से है। आगे चलकर यह शब्द बौद्ध धर्म के साथ घनिष्ठता से जुड़ गया। निर्माण उद्देश्य देखेंगे, देखिए प्रेरणा या पूजा, ताकि लोग बौद्ध धर्म से प्रेरित हो सके व बुद्ध के पद चिन्हों पर चल सकें। स्तूप की संरचना देखेंगे, देखिए चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे के आकृति की एक अर्धवृत्ताकार संरचना अंड होती है। स्तूप के शीर्ष पर हर्मिका नामक संरचना होती है। यह स्तूप का सबसे पवित्र भाग होता है। हर्मिका के मध्य में लगी यष्टि पर 3 छात्र श्रद्धा, सम्मान व उदारता के प्रतीक के तौर पर लगे हैं। चबूतरे के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण तथा यह पूरी संरचना एक वेदिका से घिरी है, जहां तोरण द्वार या प्रवेश द्वार बनाए जाते हैं। प्राय स्तूप ईंट या पत्थर से बने होते हैं। आगे चलकर अलंकरण का प्रयोग होने लगा। देखिए स्तूप मुख्य तौर पर 4 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, पारिभौमिक और उद्देशिक। हम लोग देखेंगे एक करके, 1 मिनट। पहले शारीरिक को देख। शारीरिक, इनमें बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा शरीर के विविध अंग रखे जाते थे। भौमिक, इनमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती थी। उद्देश्य का, इनमें वे स्थान आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था, जैसे बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी आदि। संकलिप्त, इसको देखेंगे, समझेंगे। देखिए ये छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है। सांची स्तूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यह स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसमें एक महास्तूप व 2 अन्य स्तूप हैं। प्रथम स्तूप में स्वयं भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष तथा अन्य में सारिपुत्र व महामोदग्लायन के अवशेष सुरक्षित है। फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपको ये फैक्ट्स पता था? नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, सांची स्तूप की मौर्यकालीन प्रतिमाओं को शुंग काल में पाषाणकृत कर दिया गया। सांची स्तूप की एक प्रमुख विशेषता वेदिकाओं का अलंकरण विहीन होना है। स्तूप के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण थे, जिन पर जातक व बौद्ध विषयों का अलंकरण है। स्तूप, देखिए बृहद स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित है, जो बौद्ध स्तूप तथा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। इस स्तूप का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा किया गया था, जिसे 1873 में कनिंघम ने खोजा था। किसने खोजा? कनिंघम ने।